क्या आजकल लोग वाकई इतने भोले हैं? उनके साथ इतना बुरा हुआ है, फिर भी वे उस पर भरोसा करना चाहते हैं। तो वानजी हो ही जंगलर जानबूझकर फीड कर रहा है, अब और मत खेलो, कोई मतलब नहीं है। लिटिल कैट चेंग याओजिन, तुम यूं ही बकवास नहीं कर सकते, टीम में उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। उसने पहले इतने लोगों को मारा है, वह जानबूझकर फीड कैसे कर सकता है? आत्मसमर्पण करने के बारे में मत सोचो और यूं ही बकवास करो। तो वानजी ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें उलझन से बड़ी हो गईं और उसने पूछा, ओफ, क्या आजकल भी लोग इतने भोले हैं? एम्मा, क्यों नहीं एम्मा, ऐसा क्यों नहीं है? सच कहूं तो वह एक अच्छा अभिनेता है। मैंने भविष्य में स्पष्ट रूप से अभिनय करने के बजाय सूक्ष्म रूप से अभिनय करना सीखा है। अगर वह इसी तरह खेलता है तो उसकी रिपोर्ट निश्चित रूप से नहीं की जाएगी। तो वानजी ने उसे फिर से मनाने की कोशिश नहीं की। ऐसे इंसान के लिए उससे और कुछ कहना बेकार था, उसके होश में आने का इंतजार करना बेहतर था। आत्मसमर्पण विफल रहा तो वानजी केवल गुईगुजी को नियंत्रित करके ही खेल जारी रख सकता था। वे सभी 5 मिड लेन में चले गए। तो वानजी ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए अपना दूसरा कौशल और अल्टीमेट सक्रिय किया। वह आगे बढ़ा, सभी 5 दुश्मन उसके नियंत्रण में थे। मार्को पोलो ने उसके पीछे पीछे अपना अल्टीमेट इस्तेमाल किया। कई दुश्मन कम स्वास्थ्य के साथ बचे थे, हालांकि उनके कौशल सीमित थे। वे भी भागने में सफल रहे। हानशिन उनके पीछे पीछे आया और सीधे भीड़ में कूद गया। रोहन ने कोई कौशल सक्रिय नहीं किया और उसका कोई आउटपुट नहीं था। 2 दुश्मन कौशल ने उसे सीधे नीचे गिरा दिया। तो वानजी और मार्को पोलो, जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, भी मारे गए। चेंग याओजिन और एंजेला ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, वह 5 दुश्मनों के हमले का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वे क्रिस्टल तक पहुंच गए। चेंग याओजिन ने अपना अल्टीमेटम एक्टिवेट किया और भीड़ में अपना दूसरा स्किल घुमाया। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ मिनियॉन्स को खत्म कर देगा, लेकिन एक टैंक होने के नाते उसका नुकसान बेहद कम था। उसने मुश्किल से कोई नुकसान पहुंचाया। और 5 दुश्मन थे। रोहन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और 5 दुश्मनों ने मिलकर उसे मार डाला। मरने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। लिटिल कैट चेंग याओजिन, तुम जंगलर, तुम नौसिखिए, तुम एक्टर, भाड़ में जाओ कमीने, मुझे अगली बार फिर कभी न देखना। मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है। ताई जैनरेन, छोटी बिल्ली ने मुझे एक बार श्राप दिया था, जैसा कि मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक में लिखा है। ये दृश्य देखकर तो वानजी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। खैर, पीछा किए जा रहे लोगों की सूची में एक और जुड़ गया। ये व्यक्ति वाकई घिनौना है। मुझे उम्मीद है कि अगले गेम में मेरा उससे सामना नहीं होगा। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उन्होंने बहुत तेजी से धक्का दिया। कुछ सेकंड बाद उनका क्रिस्टल सीधे फट गया। खेल खत्म, वह हार गया। एक कम व्यक्ति के साथ यह खेल खेलना काफी मुश्किल है। एक अभिनेता के साथ यह और भी मुश्किल है। पिछला गेम जीतना पूरी तरह से किस्मत का खेल था। काश मैं बस यही दुआ कर सकता हूं कि अगले गेम में मेरा उससे सामना न हो। कुछ हद तक अंतर्मुखी तो वानजी ने कुछ नहीं कहा। रोहन ने सीधे निपटान पृष्ठ पर रिपोर्ट बटन पर क्लिक कर दिया। रिपोर्ट विफल रही। उस व्यक्ति का अपना डेटा अभी भी स्वीकार्य था और सिस्टम उसे अभिनेता के रूप में निर्धारित नहीं कर सका। तो वानजी और भी अंतर्मुखी हो गया। रोहन अब और बात नहीं करना चाहता था। रोहन ने गेम शुरू करने के लिए सीधे क्लिक किया। अगला गेम शुरू। इस गेम में रोहन टाइप करने या बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर वह वहां होता भी तो वह उसे नोटिस नहीं करता। बैंड पिकअप चरण का समय आ गया था। वह दूसरे स्लॉट में था। तो वानजी की आंखें चमक उठीं। दूसरा स्लॉट काफी अच्छा है, वह अपनी पसंद का हीरो चुन सकता है। तो वानजी ने मन ही मन प्रार्थना की, भाइयों, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे उम्मीद है कि मैं इस गेम में हानशिन को चुन पाऊंगा। मैं तुम्हें 9 मिनियन क्रिस्टल चोरी का एक और दौर दिखाऊंगा। नीजी, तुम बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि इस गेम में तुम्हें हानशिन नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं हैं। मैं मसालेदार स्ट्रिप्स के एक पैकेट पर शर्त लगाता हूं कि देखूं कि क्या नीजी इस गेम में उस व्यक्ति से मिल सकता है। अवाक, लोग लाइव स्ट्रीम में हमेशा मसालेदार स्ट्रिप्स के लिए क्यों ठगी करते रहते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूसरी तरफ हीरो बैन करने वाले ने एक चाल चली, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रहा हो। हानशिन फिर से चला गया। तो वानजी ने मेज पटक दी और दहाड़ा, क्या हो रहा है? हानशिन अब उतना लोकप्रिय नहीं रहा। उसे हर खेल में बैन क्यों किया जाता है? हानशिन के चले जाने के बाद वह बस ली बाई को ही चुन सकता था। ये हीरो भी बहुत ताकतवर है। बस बात यह है कि हानशिन जैसे मिनियॉन के बिना वह टावर नहीं चुरा सकता। एक नया खेल शुरू हुआ। वह नीले बफ की ओर बढ़ा। लीबाई पहले लेवल पर ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए उसके अपने जंगल में चुपचाप खेती करना बेहतर है। चौथे लेवल पर पहुंचने के बाद वह लोगों की तलाश में निकलेगा। नीला बफ अभी अभी पैदा हुआ था और उसने उसे 2 बार भी नहीं मारा था। मिड लेन में पहला खूनी संघर्ष हुआ।
तोवानजी ने तुरंत एक संकेत दिया, अपने साथियों को सुरक्षित खेलने की याद दिलाते हुए। सुरक्षित रूप से खेती करो, लापरवाही मत करो। मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है, ताई जैनरेन, तुम्हें इसकी क्या परवाह है? तुम ये खेल नहीं जीतोगे। इस समय तोवानजी के मन में एक अपशब्द आया। वह सोच रहा था कि उसे कहे या नहीं। उसका उससे फिर सामना कैसे हुआ? ये कैसी नियति है? क्या उसने ही अभी अभी हान शिन को प्रतिबंधित किया था? क्या वह लगातार उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था? यह विचार तोवानजी के मन में आया। इस कारण के अलावा उसे अपनी जानकारी लगातार जानने का कोई और तरीका नहीं सूझा। तोवानजी ने जल्दी से एक सेटिंग ढूंढी। उसने सबसे पहले लाइव स्ट्रीम में खेल के लिए 20 सेकंड की देरी तय की। इस तरह वह व्यक्ति लाइव स्ट्रीम के दौरान उसकी हरकतें नहीं देख पाएगा। धिक्कार है, ये बहुत निराशाजनक है। मैं इस चीज़ से फिर कैसे सामना कर गया? नहीं नहीं, वह कोई चीज़ नहीं है। 6 नीजी, लगे रहो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये खाता रख सकते हो या नहीं। सामान्य सामान्य, आखिरकार ये डायमंड है। डायमंड शाश्वत है। शाश्वत डायमंड, क्या तुम जीवन भर डायमंड में नहीं रहोगे? तुम लोग सचमुच बहुत बुरे हो। तोवानजी की बड़बड़ाहट के बीच ये खेल जारी रहा। वह व्यक्ति भी लगातार खिलाता रहा, एक के बाद एक। रोहन ने दुश्मन के मिड लेनर को सुपरफेट बना दिया। खैर, उसने एक और सुअर पाल लिया था और यह खेल फिर से खेलने लायक नहीं रहा। तोवानजी ने भी हार मान ली। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। जब वह आत्मसमर्पण करना चाहता था तब उसके साथी पहले ही अपनी चाल चल चुके थे। इस बार किसी ने असहमति नहीं जताई। सभी एक साथ सहमत हो गए। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति खुलेआम खिलाता रहा, जिससे खेलना असंभव हो गया। वह एक और खेल हार गया। सौभाग्य से उसके पास अभी भी एक रैंक प्रोटेक्शन कार्ड था, इसलिए उसकी रैंक अभी तक नहीं गिरी थी। अगर वह फिर से हार गया तो कहना मुश्किल होगा। तोवानजी के बाहर निकलने के बाद रोहन ने सीधे उसकी रिपोर्ट की। रिपोर्ट सफल रही। उसका मौजूदा क्रेडिट स्कोर अब रैंक वाले खेलों के लिए ज़रूरी स्कोर से कम था। तोवानजी खुश था। उस व्यक्ति के रैंक वाले खेलों में गड़बड़ी किए बिना क्या अगला खेल नरसंहार नहीं होगा? तोवानजी उत्सुकता से अगले खेल को शुरू करने के लिए उत्सुकता से क्लिक करने लगा। भाइयों, वह व्यक्ति चला गया। इस बार मैं तुम्हें सचमुच एक लहर दिखाऊंगा, सीधे उड़ान भरते हुए। मुझे उम्मीद है तो तुम्हें सचमुच कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, नीजी, तुम बिल्कुल भी उड़ान नहीं भर सकते। इस राउंड में वह पहले पिक की स्थिति में था। ऐसा लग रहा था कि वह एक अच्छा हीरो चुन सकता है। जैसे ही वह दिखावा करने वाला था, 5वें पिक ने सीधे हान शिन को प्रतिबंधित कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल नहीं। क्या आजकल लोग हान शिन को प्रतिबंधित कर रहे हैं? उसे एक और अशुभ पूर्वाभास क्यों हुआ? क्या उसका उससे फिर सामना हो सकता था? भाइयों, यह कोई संयोग तो नहीं हो सकता है ना? अम्म, क्यों नहीं? अम्म, ये कैसे असंभव है? और बात यह है कि किसके पास कुछ खाते नहीं होते। इस तरह एएफ के जाने से उसे हर दिन कई बार प्रतिबंधित किया जाएगा, तो उसने ज़रूर कई खाते तैयार किए होंगे। हान शिन को न चुन पाने के कारण उसकी आधी खुशी चली गई। इस राउंड में उसने एक मिड लेनर खेलने की योजना बनाई। वह छोटा दाजी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने पहले पिक में दाजी को चुना। खेल शुरू हुआ। किंग ऑफ ग्लोरी में आपका स्वागत है। दुश्मन 5 सेकंड में युद्ध के मैदान में पहुंच जाएगा। खुद को तैयार करो, सभी इकाइयां, हमला करो। खेल में सुनाई देने वाली आवाज़ के साथ वह एक बार फिर किंग ऑफ ग्लोरी कैनियन में चला गया। अंदर घुसते ही रोहन ने सबसे पहले खिलाड़ियों की सूची खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका उस व्यक्ति से दोबारा सामना कैसे हो सकता है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। बदकिस्मती से तथ्य उसके सामने थे। हालांकि उस व्यक्ति का नाम बदल गया था, लेकिन बदलाव कोई खास नहीं था। अब उसकी पहचान डोंट मेस विद मी, नोट इट थी। तोवानजी ने गहरी सांस ली। मैं उससे दोबारा कैसे मिल गया? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहीं फट जाऊंगा। लड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम उसे हरा सकते हो। चार्ज करो, नीजी। तोवानजी, दाजी भाइयों, ये सपोर्ट एक एक्टर है। जब वह अंदर जाए तो तुम्हें उसका पीछा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुडिंग ली युवान फैंग, तुम्हें इतना कुछ पता है, क्या तुमने उसे उकसाया? तोवानजी, दाजी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने बस एक हीरो चुना था जिसे मैं एक गेम में खेलना चाहता था और फिर वो मुझसे चिपक गया। मैं तो बिल्कुल सुन्न हो गया हूँ। पुडिंग ली युवान फैंग, बहुत घिनौना। मैं आखिरकार उससे बचने में कामयाब रहा और अब तुम भी आ गए। अलविदा। ये मैसेज भेजने के बाद वह तुरंत गेम से बाहर निकल गया। तोवानजी दंग रह गया। इतनी जल्दी? वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, लगता है उस इंसान ने किसी और खिलाड़ी को जहर दे दिया है। वो सच में गेम का कैंसर है। ऐसा इंसान इतना महान कैसे हो सकता है? क्या वो असली नाम के सत्यापन का इस्तेमाल करके उसका नाम बैन नहीं कर सकते? इतने सारे अकाउंट्स से तो अधिकारी पैसा कमाता है, वो अकाउंट्स बैन कैसे कर सकता है?
नीजी, तुम तो सपना देख रही हो। इसके अलावा अगर असली नाम के सत्यापन से अकाउंट बैन भी हो जाते फिर क्या? इतने सारे लोग खाते बेचते हैं। वह तो बस कुछ खाते खरीद सकता था। नीजी, तुम्हें जल्दी से अकाउंट बदल लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यह अकाउंट पहले से ही बेकार है, इसमें खेलने का कोई अनुभव ही नहीं है। शियाहुडुन गेम से बाहर निकल गया। खैर, एक और खिलाड़ी गेम छोड़ रहा है। खेलने के लिए और भी कम बचा है। ये स्थिति देखकर तुवानजी ने भी सीधे गेम से बाहर निकलने के लिए क्लिक कर दिया। छोड़ो, चलो फिर से शुरू करते हैं। इस राउंड में इतने सारे लोग गायब हैं, ये खेलने लायक नहीं है। उसने गेम फिर से शुरू किया। इस समय तक वह पहले ही प्लेटिनम में गिर चुका था। उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए डायमंड टियर में रह सकता है, लेकिन रोहन को इस व्यक्ति से मिलने के बाद सीधे नीचे गिरने की उम्मीद नहीं थी। तो वानजी गेम शुरू करता रहा। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उस व्यक्ति से फिर कभी ना मिले। दुर्भाग्य से आप किसी चीज से जितना डरते हैं वह उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे ही उसने गेम में प्रवेश किया उसने वह चमकदार आईडी देखी। हे भगवान, वह फिर से बर्बाद हो गई। रोहन ने गेम की तरफ देखा भी नहीं और जल्दी से बाहर निकलने के लिए क्लिक कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकला उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक नया खेल शुरू करने के लिए क्लिक किया। अंदर जाने के बाद उसने अपनी टीम के नायकों की आईडी स्कैन की। बहुत बढ़िया, उनमें से कोई भी उस व्यक्ति की आईडी जैसा नहीं दिख रहा था। बुरा नहीं, ऐसा लग रहा था कि यह राउंड खेला जा सकता है। भाइयों, वह बेकार व्यक्ति इस राउंड में नहीं है। मेरा प्रदर्शन देखो। ठीक है, देखते हैं कि तुम कैसे अलग अलग तरीकों से मरते हो। बाघ की तरह कई ऑपरेशन, लेकिन एक नज़र में स्कोर 0-10 है। हालांकि वह इस राउंड में चौथे पिक में था, उससे पहले किसी ने भी हत्यारे को नहीं चुना था। आखिरकार उसे हानशिन चुनने का मौका मिला। वह फिर से उड़ान भर सकता था। भाइयों देखो, मैं तुम्हारे लिए बिना मिनियन के टावरों को धकेलने का एक और दौर दिखाता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, खेल शुरू हो गया। वह सीधे दुश्मन के लाल बफ पर चला गया। इस राउंड में इतने अच्छे मौके के साथ क्या उसे अच्छा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था? दुश्मन के छोटे ली बाई को शुरुआती गेम में कोई नुकसान नहीं हुआ था, वह आराम से खेल सकता था। वह दुश्मन के जंगल में खेती करेगा। वह झाड़ियों में छिपकर लाल बफ के दोबारा आने का इंतजार करने लगा। आखिरकार समय आ ही गया, लेकिन रोहन ने तुरंत बफ पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने देखा कि क्या दुश्मन पहले लाल लेने आएगा। अगर दुश्मन पहले लाल ले लेता तो वह उसे चुरा सकता था। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन दुश्मन जंगलर फिर भी नहीं आया। वह जरूर नीला लेने गया होगा। उसने अपनी पहली स्किल का इस्तेमाल करके दीवार फांदी और लाल बफ के सामने पहुंच गया। उसने लाल बफ से तब तक लड़ाई की जब तक उसके पास सिर्फ एक एचपी नहीं बचा। वह उसे खत्म करने के लिए अपनी स्माइट का इस्तेमाल करने ही वाला था। दुश्मन का ज़ियाहुडुन आया। शियाहुडुन ने एक स्माइट का इस्तेमाल किया और लाल बफ चुरा लिया। तो वानजी फटने ही वाला था। उसने इतनी देर तक लाल बफ से लड़ाई की थी, बस उसे इस तरह चुरा लिया गया। वह उससे लड़ने ही वाला था। इसी समय दुश्मन मिड लेनर दियाओ चान भी उसकी ओर बढ़ा। वह भागना चाहता था। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ने उसे सीधे नीचे गिरा दिया। वह थोड़ा घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? पुनर्जीवित होने के बाद वह फिर से जांच करने के लिए अपने जंगल में गया। नीले बफ के पास के सभी राक्षस जा चुके थे। वह केवल लाल पक्ष में जा सकता था। सौभाग्य से उसका लाल बफ अभी भी वहीं था। वह खुशी खुशी लाल बफ से लड़ने लगा, एक अनजान धुन गुनगुनाता हुआ। जैसे ही वह खुशी खुशी लड़ रहा था, दुश्मन ली बाय और शियाहुडुन फिर आ गए। बिना तैयारी के उसे फिर से नीचे गिरा दिया गया। फिर से क्यों? कोई सैन्य नैतिकता नहीं। इस समय उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था। रोहन को कई बार गैंकिंग के बाद ही इसका पता चला। हे भगवान, क्या यह आदमी धोखेबाज है? क्या इसने मैप हैक चालू कर दिया है? मैं जहां भी जाता हूं यह मेरा पीछा कैसे करता है? नीजी, तुम्हें आखिरकार एहसास हुआ। यह आसान नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हें खेल के बाद भी एहसास नहीं होगा। गोलियों वाली टिप्पणियां उसके प्रति मजाक की एक और लहर थीं। अरे, ये सचमुच धोखेबाजी कर रहा है। ये खेल कितने दिनों से खुला है और धोखेबाज पहले से ही मौजूद हैं। क्या हम अब ठीक से नहीं खेल सकते? तभी दुश्मन ज़ियाहुडुन ने एक संदेश भेजा। लिटिल ब्लैक रूम, ज़ियाहुडुन तोवानजी, क्या हाल है? अब भी मेरे हीरो चुरा रहा है। लानत है, मादरचोद। इस पल उसके दिमाग में वो सारी गालियां कौंध गईं जो उसे आती थीं। क्या बकवास है? फिर से वो कुत्ता कैसे? उसकी मानसिकता फट गई। रोहन ने तुरंत खेल से बाहर निकलने का फैसला किया। अगर वह उसे उकसा नहीं सकता था तो कम से कम उससे छिप तो नहीं सकता था। बाहर निकलने के बाद उसने कई और गेम शुरू किए। असल में 10 में से 9 बार उसका सामना उस व्यक्ति से होता और उसे रोजाना ट्रोल किया जाता। जब वह उस व्यक्ति की आईडी देख पाता तो वह सीधे खेल छोड़ देता।
जब वह उसे नहीं देख पाता तो वह बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हुए काफ़ी देर तक खेलता रहता, फिर उसे एहसास होता कि उसके साथ धोखा हुआ है, जैसे ही उसका फिर से मजाक उड़ाया जा रहा हो। न्याय का प्रकाश चेंग याओजिन तुवानजी, क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ? तुवानजी ने ये वाक्य सुनकर आंखें घुमाईं, वह सचमुच अवाक रह गया। क्या ये खेल अब भी खेला जा सकता है? वह पूरी तरह से अवाक था, बार बार इस व्यक्ति से टकरा रहा था। हे भगवान, ये फिर से वही है। क्या यह मैचमेकिंग सिस्टम वाकई इतना बेतुका है? डरपोक मत बनो, चलो साथ चलते हैं। नीजी, तुम्हें खेल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। बस उसे पीट दो, अभी खेल का आखिरी समय है, वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है ना? मजाक कर रहे हो? ऊपर आखिरी समय ही मायने रखता है। अगर आखिरी समय में तुम्हारी टीम में कोई खिलाड़ी है तो एक लहर सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तुवानजी खुद से बात करने लगा, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं इस खेल में हान शिन के साथ खेल रहा हूँ। अगर कोई टीममेट फीड भी है तो भी मैं बैकडोर से खेल सकता हूँ। उसने टाइप करना शुरू कर दिया। तुवानजी, हान शिन भाइयों, समूह मत बनाओ, उन्हें रोको, मैं पिछले दरवाजे से जा रहा हूँ। इस समय उसके सभी साथी उलझन में थे और प्रश्नवाचक चिन्ह टाइप कर रहे थे। मिल्कती हो, ये तुम्हारा क्या मतलब है? बुरा लेकिन खेलने का शौकीन झूगेलियां, तुम क्या कर रहे हो? खेल देर का है, अगर हम समूह नहीं बनाएंगे तो कैसे खेलेंगे? अपने साथियों के संदेश देखकर तुवानजी ने गहरी सांस ली। तुवानजी, हान शिन धर्मपथ का प्रकाश एक अभिनेता है। वह मेरे कई खेलों में अभिनय कर चुका है। तुम्हें बिल्कुल समूह नहीं बनाना चाहिए, अगर तुम बनाओगे तो तुम हार जाओगे। वह खिलाएगा। बुरा लेकिन खेलने का शौकीन झूगेलियां, बेकार, तुम्हें इतने सारे खेलों में ट्रोल किया गया है और तुम अभी भी खेल रहे हो। तुम यहाँ किसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? तुवानजी उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। परेशानी पैदा करने वाले को दोष देने के बजाय वह उसे पीड़ित को दोष दे रहा था। क्या उसका खेल खेलना गलत था? तुवानजी को उसका जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वह सीधे दुश्मन के क्रिस्टल पर चला गया। उसे उम्मीद थी कि इस खेल में वह पहले की तरह सीधे दुश्मन का क्रिस्टल चुरा सकेगा। उसने सचमुच बहुत कुछ खो दिया था। अगर वह और हारता तो वह गोल्ड टियर में चला जाता। वह सबसे पहले एक नीला बफ लेने गया, इससे वह और ज्यादा हुनर इस्तेमाल कर सकता था। ये भागने या क्रिस्टल चुराने के लिए अच्छा होता। नीला बफ खत्म करने के बाद वह ऊपर वाली लेन में पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी उस व्यक्ति ने टाइप करना शुरू कर दिया और उन्हें बांध दिया। धर्मी मार्ग का प्रकाश, चेंग याओजिन दुश्मन, जल्दी घर जाओ, हान शिन तुम्हारा क्रिस्टल चुराने ऊपर जा रहा है। तुम कमीने। तुवानजी खुद को कोसने से नहीं रोक सका, लेकिन उसे अब भी याद था कि वह स्ट्रीम पर था, इसलिए उसने गालियों की जगह सितारों का निशान लगा दिया। ऐसा घटिया इंसान कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि उसे उकसाना मत, अब तुम बच नहीं सकते, है ना? पर कोई बात नहीं, मुझे देखने में मजा आ रहा है। नीजी, खेलते रहो, रुकना मत। कोई बात नहीं, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक कांस्य पदक तक नहीं पहुंचे हो। चलो, आज कांस्य पदक तक पहुंचने की कोशिश करो। 6 रिवर्स रैंकिंग ऊपर। उसके साथियों को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जुगेलियांग, जो आगे बढ़ने ही वाला था, चुपचाप अपना पैर पीछे खींच लिया। वह मुड़ा और रक्षा मीनार की ओर वापस चल दिया। लेकिन रोहन चुप नहीं रहा, उसने उस व्यक्ति पर भड़कना शुरू कर दिया। बुरा लेकिन खेलने का शौकीन जुगेलियांग, चलो भाड़ में जाओ। चेंग याओजिन, क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो? तुम धर्मपथ का प्रकाश, चेंग याओजिन, बुरे लेकिन खेलने के शौकीन ने मुझे 3 बार गालियां दी, मेरी छोटी नोटबुक में लिख ली। उस व्यक्ति ने जवाब में गालियां नहीं दी, बल्कि अपनी छोटी नोटबुक फिर से निकाल ली। बुरा लेकिन खेलने का शौकीन जुगेलियांग अभी भी अपनी छोटी नोटबुक के साथ, कमीने, जल्दी करो और घर जाओ और वहीं रहो। धर्मी मार्ग का प्रकाश, चेंग याओजिन, बुरा लेकिन खेलने का शौकीन ने मुझे फिर से कोसा, मेरी छोटी नोटबुक में लिख लिया। बुरा लेकिन खेलने का शौकीन जुगेलियांग, भाड़ में जाओ। ... दोनों ने शुरू किया, एक कोस रहा था और दूसरा उसे नोट कर रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हाँ, किसी को इस तरह कोसने की हिम्मत करते देखना दुर्लभ है। कोई नौसिखिया लग रहा है। उद्धरण चिन्ह, बहुत बढ़िया, ये गेम वाकई अच्छा है। मैं नीजी द्वारा एक और क्रिस्टल चुराने का इंतजार कर रहा हूँ, ये कमाल का होगा। तुवानजी ने उनकी बातचीत पर ध्यान देना बंद कर दिया, वह पिछले दरवाजे से भागने में व्यस्त था। हालांकि धर्मी मार्ग के प्रकाश ने तुवानजी की स्थिति की सूचना दी, लेकिन केवल एक दुश्मन बचाव के लिए वापस गया। केवल एक व्यक्ति, वह डरा नहीं। वह दुश्मन की सबसे ऊपरी लेन की ऊंची जमीन पर पहुंच गया, जहां केवल 2 स्वास्थ्य बिंदु बचे थे। उसने अपने पहले कौशल का इस्तेमाल डैश स्वीप करने और उसके बाद एक बुनियादी हमले के लिए किया। ऊंची जमीन को सीधे नीचे ले जाया गया।
दुश्मन के निशानेबाज डी रेंजी अभी भी एक लहर का बचाव करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका सामना तोवानजी के हान शिन से हुआ। उन्हें तोवानजी के अल्टीमेट ने सीधे नीचे गिरा दिया। तोवानजी ने मिनी मैप पर देखा कि अन्य 4 दुश्मन भी वापस बुलाने की तैयारी कर रहे थे। रोहन जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि पहले क्रिस्टल पर कुछ बार हमला किया, ये देखकर कि क्रिस्टल का कुछ स्वास्थ्य कम हो गया है। उसके बाद ही वह मुड़ा और चला गया। हालांकि रोहन अपने बेस पर नहीं लौटा, बल्कि दुश्मन के लाल बफ जंगल में चला गया। उसने वहां घात लगाने और क्रिस्टल चुराने के लिए लौटने से पहले सभी दुश्मनों के जाने का इंतजार करने की योजना बनाई। सौभाग्य से वे दोनों एक दूसरे को कोसने में व्यस्त थे और उस व्यक्ति ने उसे देखा ही नहीं, वरना ये लहर निश्चित रूप से व्यर्थ होती। दुश्मनों ने शीर्ष लेन के मिनियन लहर को पार करने के बाद सीधे मध्य में समूह बना लिया। उन्होंने सीधे मध्य में धकेलने की योजना बनाई। तोवानजी लाल बफ झाड़ी में इंतजार कर रहा था। वह तभी बाहर निकला जब वे अपनी ऊंची जमीन पर पहुंच गए। वह शीर्ष लेन से सीधे क्रिस्टल की ओर बढ़ा। स्वीप, दूसरा कौशल, अल्टीमेट, बुनियादी हमला। उसका स्वास्थ्य लगभग सबसे निचले स्तर पर था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसके पास उसका संरक्षक देवदूत था। पुनर्जीवित होने के बाद वह लगातार नुकसान पहुंचाता रहा। दुश्मन भी वापस आ रहे थे। वह क्रिस्टल पर हमला करता रहा। क्रिस्टल में केवल 2 या 3 स्वास्थ्य बिंदु बचे थे। दुश्मन डी रेंजी पुनर्जीवित हुआ और उसने तुरंत तोवानजी पर हमलों की बौछार कर दी। वह मारा गया और क्रिस्टल में केवल 1 स्वास्थ्य बिंदु बचा था। तोवानजी थोड़ा घबराया हुआ था। मैं बहुत गुस्से में हूं, बस थोड़ा और दुश्मनों ने ये देखकर कि डी रेंजी ने उसका बचाव किया है, अपने रिकॉल भी रद्द कर दिए। वे उनके क्रिस्टल पर हमला करते रहे। उनके 2 साथी आपस में झगड़ रहे थे। क्रिस्टल की रक्षा करने वाले 2 लोग उन चारों को हरा नहीं सकते थे। वे दोनों सीधे हार गए और दुश्मन ने उनका क्रिस्टल गिरा दिया। ... तोवानजी सचमुच अवाक रह गया। ये खेल सचमुच थोड़ा छोटा था। रोहन कुछ नहीं बोला और अगला खेल शुरू कर दिया। जब उसने अपनी टीम के पहले मंजिल वाले खिलाड़ी की आईडी देखी तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसने अपना माउस नीचे फेंक दिया। उसने गुस्से से कहा, भाइयों, अलविदा, मैं अब और नहीं खेलूंगा। ये कहकर रोहन ने खेल से बाहर निकलकर अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। अंधेरे लाइव स्ट्रीम रूम में नेटिजन्स अभी भी चर्चा कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था। वे अंतहीन मनोरंजन कर रहे थे। पता चला कि सिर्फ तोवानजी ही पीड़ित था। हा, मुझे पता था कि उस व्यक्ति की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। किसी और को इस तरह की चीज का सामना करते देखना वाकई ज्यादा मजेदार होता है। बहुत अच्छा, बहुत मनोरंजक। नीजी, कृपया कल अकाउंट मत बदलना, मैं सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तुम खुश हो सकते हो, बस दुआ करो कि तुम्हें खुद ऐसा न झेलना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजेश कुमार ने उसे गेम से बाहर होते देखा, इसलिए उसने भी अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। ये स्ट्रीमर काफी दिलचस्प था। उसे लगा कि जब टिकटॉक का लाइव स्ट्रीमिंग विभाग स्थापित हो जाएगा तो वह उसे साइन कर सकता है। लेकिन यह एक और समय की कहानी थी। उसने कुछ देर तक दूसरे लाइव स्ट्रीम देखे, लेकिन वे उसे दिलचस्प नहीं लगे। फिर वह ऐप से बाहर निकल गया। 1 महीने बाद एक विला के अंदर एक कमरे से राजेश कुमार की उत्साहित आवाज गूंजी। वाह, मेरे पॉइंट्स आखिरकार 10 लाख से ज्यादा हो गए। यह आसान नहीं था, मैंने बहुत इंतजार किया है। राजेश कुमार की नज़रें सिस्टम पैनल के पॉइंट्स पर गड़ी थीं, मानो उन्हें डर हो कि वे गायब हो जाएंगे। वर्तमान पॉइंट्स 11 लाख पॉइंट्स। हा, आखिरकार उन्हें पता चल ही गया कि हरी टोपी किस लिए थी। रहस्य जल्द ही खुल जाएगा। उन्होंने सचमुच बहुत लंबा इंतजार किया था। राजेश कुमार का स्वर थोड़ा आत्मसंतुष्ट था जब उन्होंने सिस्टम को बुलाया और कहा, सिस्टम, बाहर आओ। क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि वह हरी टोपी किस लिए है? डिंग, ठीक है, आप पॉइंट्स मॉल से एक डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट खरीद सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। राजेश कुमार पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। इसका हरी टोपी से क्या लेना देना था? क्या एक डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट हमेशा से मॉल में नहीं था? वह इसे जब चाहे खरीद सकता था, लेकिन वह ऐसी चीज़ कैसे खरीद सकता था जब तक कि रोहन अब इस देश में रहना ही न चाहे? देश निजी बंदूक निर्माण की इजाज़त कैसे दे सकता है? बंदूक निर्माण तो दूर, बंदूक रखना भी नामुमकिन था। वह सोच ही रहा था कि सिस्टम के अगले जवाब ने उसकी उलझन दूर कर दी। एक बार हरी टोपी मिल जाए तो उसे अपने सिर पर पहन लो और तुम किंग घास के मैदान पर कब्जा कर सकते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या ये सिस्टम सामान्य है? उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था और उसे हरी टोपी पहनकर किंग घास के मैदान पर कब्जा करना था। किस लिए? हालांकि रोहन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन सिस्टम के ऐसा कहने के बाद उसे लगा कि उसका दिमाग बहुत हरा हो गया है। तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हें गंभीरता से एक उपाय बता रहा हूँ।
उसने सोचा कि क्या सिस्टम में इंटरनेट केबल है, वह सचमुच उसे निकालना चाहता था। यहाँ राष्ट्रीय नियम है, अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में घास के मैदान पर खेती कर सकता है, तो उस रेगिस्तान का मालिकाना हक उसी का है। एक बार जब ये रेगिस्तान आपके पास आ जाए, तो आप इस पर जो चाहें कर सकते हैं। देश इसमें दखल नहीं देगा, जब तक आप इसे देश में नहीं बेचते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया और माहौल भी शांत हो गया। राजेश कुमार कुछ अवाक रह गए। वह बस ओवरटाइम नहीं करना चाहते थे, उन्हें अभी से हथियार बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं इस डिज़ाइन ब्लूप्रिंट का क्या कर सकता हूँ? आप इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि गेम काफ़ी मुनाफे वाले होते हैं, फिर भी वे आग्नेयास्त्रों से कोसों दूर हैं। आपको आग्नेयास्त्रों से होने वाले अत्यधिक मुनाफे के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ये लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं कि हर कोई ओवरटाइम न करे, तो आपके पास पहले पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। इस पैसे से चाहे आप गेम, उपन्यास, वीडियो, फिल्में या कुछ और विकसित करते रहें, आपको पर्याप्त आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन बाजार में इस मॉडल की बंदूकें भी उपलब्ध हैं, इसलिए अपनी खुद की बनाना ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। AK का वर्तमान नवीनतम मॉडल AK-19 है, जो भालू देश की प्रसिद्ध कलाशनिकोव AK श्रृंखला की असॉल्ट राइफलों का सबसे नया सदस्य है। इस राइफल में 5.45 गुना 39 मिलीमीटर गोला बारूद का इस्तेमाल होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 500 मीटर और अधिकतम 650 राउंड मिनट की दर से फायर करने की क्षमता है। AK-19 की कुल लंबाई 943 मिलीमीटर और खाली कारतूस का वजन 3.1 किलोग्राम है। इसमें एक नया कॉम्पैक्ट फ्रंट साइट और एडजस्टेबल रियर साइट है, जो निशानेबाज की सटीकता को बढ़ाता है, और इसमें एक मैगजीन वेल और फोल्डिंग स्टॉक भी है, जिससे इसे ले जाना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए ब्लूप्रिंट एक ऐसी बंदूक तैयार करेंगे जिसके पैरामीटर मूल रूप से AK-19 से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा होंगे। बाद में, अगर सिस्टम में पर्याप्त पॉइंट्स होंगे, तो और भी उन्नत बंदूकें अनलॉक की जा सकेंगी। राजेश कुमार ने एक पल सोचा और कहा, पहले मुझे इसके बारे में सोचने दो। वह एक अच्छा नौजवान था और उसका पहली बार ऐसी चीज से सामना हुआ था। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। भाग्य साहसी का साथ देता है। उसने मुंह खोला और कहा, अगर मैं ये चीज़ बना भी लूं, तो मुझसे इसे कौन खरीदेगा? तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था इसका इंतज़ाम कर देगी। राजेश कुमार ने मुट्ठियां भींच लीं। चलो करते हैं। भाग्य साहसी का साथ देता है। ठीक है, हरी टोपी तुम्हारे लिए निकालकर मेज़ पर रख दी गई है। तुम इसे बाहर जाते समय अपने साथ ले जा सकते हो। क्या? बाहर जाओ? क्या मजाक कर रहे हो? क्या वह इसे घर पर नहीं पहन सकता था? क्या मैं इसे घर पर नहीं पहन सकता? ये हरी टोपी के इस्तेमाल के तरीके के अनुरूप नहीं है। बेहतर होगा कि तुम एक दिन बाहर जाकर घूमो। एक दिन बाद तुम अपनी हरी टोपी उतार सकते हो। फिर कोई तुम्हें इससे प्राप्त किंग घास के मैदान के बारे में बताएगा। ओह, और मुझे आपको ये भी याद दिलाना होगा कि आपको ऐसी जगह पर रहना होगा जहां पर्याप्त पैदल यातायात हो। यदि पैदल यातायात अपर्याप्त है, तो पहनने का समय बढ़ सकता है। एक दिन, और वो भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर। ये कैसे हो सकता है? एक सच्चा आदमी कभी हरी टोपी नहीं पहनेगा। मेरा सिर कट सकता है, मेरा खून बह सकता है, मेरे बाल बिखरे हो सकते हैं, लेकिन हरी टोपी नहीं पहनी जा सकती। ... एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक आदमी चुपके से इधर उधर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है, और उसके सिर पर एक हरी टोपी थी। पता चला कि वह राजेश कुमार था। राजेश कुमार खुद से फुसफुसा रहा था, सिस्टम, एक दिन कितना लंबा होता है? 24 घंटे तो नहीं हो सकते ना? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन काम के घंटों के हिसाब से होता है। खाने पीने समेत सिर्फ 8 घंटे ही बाहर रहना है। ठीक है, उसने बर्दाश्त किया। क्या सिर्फ 8 घंटे ही नहीं? क्यों नहीं, अपने किंग घास के मैदान के लिए। चलो, उसने मन ही मन खुद को तसल्ली दी, और आसपास के लोगों की निगाहें उस पर बढ़ती जा रही थीं। हरे टोपी वाले आदमी को लेकर हर कोई उत्सुक था और उसे एक दो नजरें डाले बिना नहीं रह पा रहा था। बीच बीच में लोग फुसफुसाते, देखो, वहाँ कोई हरी टोपी पहने हुए है। इस आदमी को क्या हो गया है? क्या इसे धोखा मिला है और यह पागल हो गया है? देखो देखो, यह आदमी कितना बहादुर है, सड़क पर हरी टोपी पहने हुए है। एक लड़के ने उत्साह से अपने बगल में खड़े दूसरे लड़के से कहा, वाह कमाल है। दूसरा लड़का भी असभ्य था, अपनी बात कहने के लिए बस वाह कमाल है कह पा रहा था। कुछ लोगों ने चुपचाप अपने फ़ोन निकाले और तस्वीरें लेने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने उन्हें अपने दोस्तों और परिवार को भेज दिया। भाइयों, आज सड़क पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आदमी देखा। वह सचमुच हरी टोपी पहने सड़क पर चल रहा था। प्यार एक रोशनी है, इतनी हरी कि आपको घबराहट हो जाए। वाह, कहाँ है, कहाँ है? मैं उससे मिलने जाना चाहता हूँ। राजेश कुमार ने अपने आसपास लोगों की निगाहें महसूस की। पहले तो वह थोड़ा असहज हुआ।
फिर उसे आदत हो गई। उसने बस परवाह करना छोड़ दिया। उन्हें घूरने दो। खैर, वह मांस का एक टुकड़ा तो नहीं खोएगा, लेकिन उसे एक किंकिंग घास का मैदान मिल सकता है। क्यों नहीं? ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही बहुत सारा पैसा अपनी ओर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे एक सीख की दुकान पर राजेश कुमार, हरी टोपी पहने, अपने सामने रखी सीखों का बड़े ध्यान से स्वाद ले रहे थे। सच कहूं तो स्वाद वाकई लाजवाब था। स्ट्रीट फूड वाकई लाजवाब था। खाते खाते कभी कभी लोग उनकी तरफ देखते तो कभी उनके बारे में कानाफूसी करते। राजेश कुमार हर बार मुस्कुराकर या हल्के से सिर हिलाकर जवाब देते। एक दिन के अनुभव के बाद राजेश कुमार पूरी तरह से एक मिलनसार व्यक्ति बन गए थे। राजेश कुमार ने समय देखा, शाम के 6 बज रहे थे। वह तुरंत उत्साहित हो गए। सिस्टम, क्या समय हो गया है? हाँ, आपका किंकिंग ग्रासलैंड जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा और कोई आपसे जल्द ही संपर्क करेगा। एक दिन के लिए हरी टोपी पहनने के बदले मिलने वाला किंकिंग ग्रासलैंड लगभग 500 वर्ग मीटर का है। ये वास्तव में थोड़ा छोटा है, तो क्या आपको इसे कुछ और दिनों तक पहनने की ज़रूरत है? राजेश कुमार का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। हालांकि रोहन को अब लोगों की नज़रों की परवाह नहीं थी, फिर भी रोहन एक और दिन ऐसे ही बाहर नहीं घूमना चाहता था। ये बहुत थका देने वाला था। ज़रूरत नहीं है, जब तक इतना काफ़ी है, इतने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में काफ़ी नहीं हुआ तो फिर हम इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन अभी तो यही ठीक है। राजेश कुमार ने मना कर दिया। उसने जल्दी से अपने सामने रखे सीख खत्म किए, सड़क किनारे एक टैक्सी ली और सीधा घर चला गया। घर पहुंचते ही वह तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया। वह बहुत थका हुआ था। वह किसी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाने के एहसास को कुछ हद तक समझ सकता था। वह सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ... सुबह सुबह खिड़की से कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी, जिससे दीवारों और फर्श पर हल्की पीली रेखाएं और धब्बे पड़ रहे थे। पूरा कमरा गर्म रोशनी से नहाया हुआ था, जिससे एक सुकून सा महसूस हो रहा था। राजेश कुमार ने उठकर नहाने के लिए कमर कसी। अचानक उसका फोन बज उठा। डिंग डोंग, डिंग डोंग। एक अजीब सी रिंगटोन। उसने अपना फोन उठाया और कॉलर आईडी देखी। एक अनजान नंबर, कोई नोट नहीं। क्या यह उसका किंकिंग ग्रासलैंड हो सकता है? उसने उत्साह से कॉल उठाया, तभी दूसरी तरफ से एक मधुर महिला की आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते सर, हम XXX हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको XXX सेवाएं संभालनी हैं? मैं आपको से मिलवा सकता हूं। ये सुनकर राजेश कुमार ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। उसने आंखें घुमाईं। इस वीरान जगह में भी टेलीमार्केटिंग कॉल आने की उम्मीद नहीं थी। कितना परेशान करने वाला। उसे लगा कि यह उसका किंकिंग ग्रासलैंड है। कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन फिर बज उठा। एक और अनजान कॉल। उसने खुशी खुशी सोचा कि यह उसका किंकिंग ग्रासलैंड है और सीधे कॉल का जवाब दे दिया। कल दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज़ आई। नमस्ते सर, क्या आप हाल ही में कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं? हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है, कम से कम 1 लाख प्रति माह की कमाई, साथ ही कमीशन वगैरह, तो असल टेक होम और भी ज़्यादा हो सकता है। क्या आप इस पर विचार करना चाहेंगे? राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं, अवाक से। छोड़ो भी, वह उसे चिढ़ा रहा था। उसने दिलचस्पी का नाटक किया और जवाब दिया, ये कैसी नौकरी है? इतना पैसा कमाना? तुम्हें बस फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत है। किस तरह के कॉल से इतना पैसा मिल सकता है? वही नौकरी जो मैं अभी कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुम्हें महीने में कितनी मार पड़ती है? मैं यहाँ 1,50,000 प्रति माह कमा सकता हूँ। उस आदमी ने सोचा कि वह पूछ रहा है कि वह कितना पैसा कमा सकता है, इसलिए उसने सीधे जवाब दिया। राजेश कुमार ने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, वाह, महीने में 1.5 लाख की पिटाई हो रही है, ठीक तो हो? राजेश कुमार की बात सुनकर फ़ोन पर दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद आखिरकार आवाज़ आई। शायद आप गलत समझ रहे हैं, यह एक जायज़ काम है। हम लोगों को मारते नहीं, मैंने कहा था कि मैं 1.5 लाख महीना कमाता हूँ। राजेश कुमार ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्या ऐसा है? दूसरी तरफ से बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में जवाब दिया। हाँ, अगर आपकी रुचि है तो आप मेरा वीवी जोड़ सकते हैं और मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। दरअसल ज़्यादा रुचि नहीं है। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कुछ अवाक सा लगा। कोई रुचि नहीं, फिर भी आप इतनी देर तक बात करते रहे। लेकिन उसने फिर भी गंभीरता से बात जारी रखी, अगर अब आपकी रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा वीवी जोड़ सकते हैं। मैं आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकता हूँ। क्या आप जो करते हैं उससे मुझे बंदूक बेचने से ज़्यादा कमाई हो सकती है। राजेश कुमार ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति फिर से स्तब्ध रह गया, शायद उसे ऐसे ग्राहक का सामना पहली बार हुआ था। दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने कुछ अनिश्चितता से कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं लोगों के साथ कभी मजाक नहीं करता। क्या आप खरीदना चाहेंगे? मेरे पास AK का एक बेहतर वर्जन है, इसकी परफॉर्मेंस बाजार में मौजूद बंदूकों से 5 गुना बेहतर है। राजेश कुमार ने गंभीरता से कहा।
बीप बीप बीप। अचानक फोन पर एक व्यस्त स्वर आया। दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। राजेश कुमार अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आजकल के ज़माने में कोई भी सच पर विश्वास नहीं करता। उसकी एक का प्रदर्शन कितना अच्छा था। उसे न खरीदना सीधे सीधे 100 मिलियन गंवाने जैसा था। ठीक है। तभी उसका फ़ोन फिर बज उठा। एक और अनजान कॉल। राजेश कुमार ने आह भरते हुए शिकायत की, आज सुबह इतने सारे स्पैम कॉल क्यों आ रहे हैं? फिर भी उसने जवाब दिया, सब कुछ किंग ग्रासलैंड के लिए था। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह मिस्टर किन है? दूसरी तरफ से एक सतर्क आवाज़ आई। हाँ, क्या बात है? घर नहीं खरीद रहे, लोन नहीं ले रहे, बिक्री से इनकार नहीं कर रहे और मुझे धोखा मत दो। मैं एक बेचता हूं, अगर तुम खरीदते हो तो सब कुछ मोलभाव पर निर्भर है। राजेश कुमार ने सीधे सभी रास्ते रोक दिए और संयोग से अपने व्यवसाय का प्रचार करते हुए कहा। दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की सांसें थोड़ी अनियमित थीं, लेकिन वह जल्दी से संभल गया। शांत होने का नाटक करते हुए बोला, रेगिस्तान में आपने मुझे जो घास का मैदान लगाने का जिम्मा सौंपा था वह अब तैयार है। आपके पास इसे स्वीकार करने के लिए कब समय है? राजेश कुमार की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। आखिरकार वह आ गया, वह आ गया। वह किंग ग्रासलैंड लेकर आया। मुझे जगह बताओ, मैंने तुम्हें पहले ही एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया है, जब तुम्हें समय मिले तुम उसे देख सकते हो। ठीक है। फोन रखते ही राजेश कुमार ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पहला चरण पूरा हो गया। आगे की चीज़ों का क्या? वहां सिर्फ किंग घास का मैदान था और कुछ नहीं। सिस्टम, क्या मॉल में कोई एके बनाने का उपकरण है? डिंग, जरूर है। 5वें पन्ने पर तीसरी चीज तुम देख सकते हो। राजेश कुमार ने पॉइंट्स मॉल खोला और 5वां पन्ने पलटा। एके प्रोडक्शन लाइन मशीन, इससे तुम बेहद सटीक एके पुर्जे बना सकते हो। जब तक तुम इन्हें मिला दो, तुम्हारे पास एक पूरी एके बंदूक हो सकती है। एक्सचेंज पॉइंट्स 50 लाख। इतनी कीमत। सिस्टम वाकई दिलेर था। ये सब जरूरी चीजें थीं। क्या इस चीज को पैकेज के तौर पर नहीं बेचा जाना चाहिए? ये तो इन्हें अलग से भी बेचता है। राजेश कुमार ने आह भरी। छोड़ो भी, पहले घर लेते हैं। घर बन जाने के बाद पॉइंट्स लगभग काफ़ी हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि तेजी से अंक अर्जित करने के लिए उन्हें अभी भी कुछ और कंपनियों का अधिग्रहण करने की ज़रूरत है। इस समय राजेश कुमार के दिमाग में सबसे पहले ऐश्वर्या का ख्याल आया। उसने अपना फ़ोन उठाया, अपना नंबर ढूंढा और डायल किया। दूसरी तरफ से ऐश्वर्या की सम्मानजनक आवाज़ आई, बॉस, क्या आपको कुछ चाहिए? मेरा एक निजी मामला है, मुझे आपसे करवाना है। क्या आप कर सकते हैं? कोई बात नहीं बॉस। क्या बात है? सीमावर्ती रेगिस्तान में किंग ग्रासलैंड में घर बनाने के लिए किसी को ढूंढूं। ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस 500 वर्ग मीटर का। इसे ऊपर या नीचे बनाया जा सकता है। ये लोग भरोसेमंद होने चाहिए। हो सके तो इन्हें कंपनी में ही रखना और भविष्य में इन्हें बाहर न जाने देना ही बेहतर है। इसके अलावा हमें एक सुरक्षा कंपनी भी बनानी है और इसी तरह स्थायी अनुबंध भी करने हैं। हम एक वैध कंपनी हैं, हम अंग निकालने जैसी किसी भी ज़बरदस्ती या हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं होते। जो भी काम पैसे से हल हो सकता है उसे पैसे से ही हल करो। हम उन्हें कर्मचारी छात्रावास उपलब्ध करा सकते हैं, प्रति व्यक्ति एक घर। राजेश कुमार द्वारा अपनी ज़रूरतें बताने के बाद ऐश्वर्या की तरफ से एक पल की खामोशी छा गई। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार पूछा, बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप लोगों को अंग निकालने के लिए सीमा पार जाने के लिए बरगला तो नहीं रहे हैं? राजेश कुमार थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अब उसके सबसे वफादार अधीनस्थ को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बेबसी से आह भरी और कहा, मुझे यकीन है। फिर एक पल की खामोशी छा गई। दूसरी तरफ से ऐश्वर्या की दृढ़ आवाज़ आई, बॉस, मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं आपके लिए आग और पानी दोनों से गुजर जाऊंगी। जाहिर है ये बात आज भी सच है। अगर आप अंग निकालने से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होते हैं तो भी मैं आपके लिए बलिदान देने को तैयार हूं। आप क्या कह रहे हैं? हम एक वैध कंपनी हैं, यहाँ कोई अवैध गतिविधि नहीं होती। ठीक है बॉस, मैं समझ गया। राजेश कुमार उसका जवाब सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह थोड़ा अनिश्चित था। क्या ये व्यक्ति सचमुच समझता था? ये हमेशा अजीब क्यों लगता था? बॉस, आपको इस अंग संग्रह की कब ज़रूरत है? एक वैध सुरक्षा कंपनी, जल्द ही, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। ठीक है बॉस, ज़रा रुकिए, मैं आपको पता भेज दूंगा। लोगों से संपर्क करने के बाद सबको सीधे वहां भेज दीजिए। ठीक है बॉस, चिंता मत कीजिए, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। इस बारे में किसी और को मत बताना। ऐश्वर्या ने जीवित रहने की इच्छा से भरी हुई कहा, ठीक है बॉस, चिंता मत करो, मेरे होंठ सील हैं। राजेश कुमार ने उसके काम करने के तरीके पर संतुष्टि में सिर हिलाया। वह नए गेम्स के बारे में सोचने लगा और पूछने लगा, स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड और टिकटॉक कैसा चल रहा है? टिकटॉक अभी भी विकास के चरण में है।
रिकमेंडेशन एल्गोरिदम काफ़ी जटिल है और अभी भी लिखा जा रहा है। हमने इस पर काम करने के लिए पहले ही बहुत से लोगों को नियुक्त कर लिया है और किसी को भी ओवरटाइम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे जल्द से जल्द ऑनलाइन कर दूंगा। स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड को भी अभी एक और टीम विकसित कर रही है और उनकी प्रगति भी उम्मीद के मुताबिक है। लेकिन आपने जिस ईटिंग चिकन का जिक्र किया है वो क्या है? लगता है मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ नहीं सुना है। राजेश कुमार ने अपना सिर थपथपाया। वह कैसे भूल सकता था कि इस गेम का नाम स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड था और ईटिंग चिकन इसका उपनाम था। गेम अभी लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए लोगों ने इसे इस नाम से पुकारना शुरू नहीं किया था। राजेश कुमार ने ऐश्वर्या को समझाया, ईटिंग चिकन ही स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड है। हर जीत के बाद क्या गुड लक ईट चिकन टुनाइट नहीं लिखा होता? यही नाम इसका उपनाम है। ऐश्वर्या को अचानक सब समझ आ गया और बोली, समझ गई। राजेश कुमार ने आगे कहा, मुझे लगता है कि कंपनी की प्रगति अभी थोड़ी धीमी है। माफ़ी चाहता हूँ बॉस, यह मेरे काम में एक समस्या है। मैं आगे भी इस पर ध्यान दूंगा और जल्द से जल्द गेम्स ऑनलाइन करूंगा। ऐश्वर्या ने झट से माफ़ी मांगी, ये सोचकर कि राजेश कुमार कह रहे थे कि उनके गेम की प्रगति बहुत धीमी है। मैं गेम्स की नहीं, कंपनी की बात कर रहा हूँ। फिलहाल इसमें सिर्फ गेम्स और वीडियो ही शामिल हैं जो बन रहे हैं। मुझे लगता है कि कंपनी का आकार बहुत छोटा है, इसे थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐश्वर्या ने अनिश्चितता से पूछा, बॉस क्या आपके पास कोई विचार है? मैंने बाजार में उपलब्ध वीआर गेम्स देखे हैं और मुझे वे काफ़ी दिलचस्प लगे हैं। जाओ, किसी कंपनी का अधिग्रहण करो और उसे हमारी कंपनी के नाम से शुरू करो। ऐश्वर्या शांत नहीं रह सकी और बेचैनी से बोली, बॉस मौजूदा वीआर गेम तकनीक अभी परिपक्व नहीं हुई है। ये चश्मा पहनकर 2D में देखने जितना अच्छा नहीं लगता और वीआर गेम्स के ऑनलाइन रिव्यू लगातार नकारात्मक ही आते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको वाकई सोच समझकर काम करना होगा। फिलहाल यह इंडस्ट्री बहुत गहरी और एक जाल है। कोई बात नहीं, जाकर खरीद लो, अभी हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। उनकी हिचकिचाहट देखकर राजेश कुमार ने आगे कहा, चिंता मत करो, मेरे पास नई वीआर तकनीक है जो बाजार में मौजूद चीज़ों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। उन्हें ये कहते देखकर ऐश्वर्या भी निश्चिंत हो गई। उसे अपने बॉस की तकनीक पर कभी शक नहीं हुआ था, वह उसके लिए भगवान थे। ठीक है बॉस, और कुछ है क्या? मैं तुम्हें कुछ और गेम भेजूंगा, तुम सब मिलकर उन पर काम करने के लिए एक टीम बना सकते हो। क्या? ऐश्वर्या को शक हुआ कि उसने गलत सुना है। कुछ गेम? बिल्कुल नहीं, ये रफ्तार क्या थोड़ी ज़्यादा नहीं थी? मैंने तुम्हारे ईमेल पर भेज दिए हैं कुल 3 गेम। तुम तय कर सकते हो कि उन्हें कैसे बनाना है। जल्द से जल्द टीम बनाओ। बॉस क्या ये थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं है? तेज़ नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत धीमा है। चलो अभी ऐसे ही करते हैं, बाद में जब मैं खूब पैसा कमा लूँगा तब मैं और बड़े पैमाने के गेम बनाना जारी रखूँगा। खूब पैसा कमाओ, इन 4 शब्दों ने ऐश्वर्या के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उसने बड़ी मुश्किल से निगला और तुरंत हामी भर दी, ठीक है बॉस, चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे सारे काम जल्द से जल्द पूरे कर दूंगा। ठीक है, बस इतना ही, फ़ोन रख रहा हूँ, अलविदा बॉस। ऑफिस के अंदर ऐश्वर्या का माथा पसीने से लथपथ था। वह स्टूल पर बैठा रहा, बहुत देर तक शांत नहीं हो पाया। उसे शुरू में लगा था कि उसका बॉस कमाल का है, गेम डिज़ाइन में बहुत प्रतिभाशाली है। वह उसकी बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बॉस पर्दे के पीछे से ऐसा कुछ करेगा। उसे याद आया कि उसका बॉस समय समय पर गायब हो जाता था और उसके गायब होने के बाद बड़ी रकम दिखाई देती थी। वह थोड़ा घबरा गया था, क्या ये कुछ ज़्यादा ही आपराधिक था? उसने अपना सिर हिलाया, इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने मेज़ से टिश्यू उठाया और अपने माथे का पसीना पोंछा। तभी उसने अपना कंप्यूटर खोला और जल्दी से उन खेलों को देखने लगा जो उसके बॉस ने उसे बनाने के निर्देश दिए थे। गो होम ऑफन, 3 किंगडम्स किल, रेजिडेंट ईविल, ये नाम 3 बिल्कुल अलग शैली के खेलों के लग रहे थे। उसने क्लिक किया और कुछ विस्तृत योजनाएं देखने लगा। पहला गेम इवाना या मारियो जैसा एक छोटा सा गेम लग रहा था। ये पूरी तरह से मानसिकता पर आधारित था। दूसरा गेम 3 किंगडम्स काल के पात्रों वाला एक कार्ड गेम था। हर व्यक्ति के अलग अलग कौशल और खेलने के अलग अलग तरीके थे। ये काफ़ी नया और दिलचस्प लग रहा था। जहां तक तीसरे गेम की बात है, रेजिडेंट ईविल, एक सर्वाइवल हॉरर पहेली गेम, विवरण से यह काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। गेम की मुख्य सेटिंग यह है कि खिलाड़ी एक एजेंट को नियंत्रित करते हैं जो एक खास टेक कंपनी के सीलबंद बेस के अंदर वायरस से संक्रमित जैव रासायनिक जीवों से लड़ता है, साथ ही सामान इकट्ठा करता है, पहेलियां सुलझाता है और भागने का रास्ता ढूंढता है। इस तरह के ज़्यादा गेम अभी बाजार में नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह लोकप्रिय हो जाएगा। हालांकि बॉस द्वारा बताए गए किसी भी गेम को लोकप्रियता नहीं मिली है। वह व्यस्त होने लगा। इस बार बॉस से बात करने के बाद और भी कई काम थे।
सबसे पहले सुरक्षा कंपनी और निर्माण कर्मियों का काम निपटाया जाए जिनकी बॉस को ज़रूरत है। ये सोचकर उसने फ़ोन करना शुरू कर दिया और व्यस्त हो गया। ... एक महीने बाद राजेश कुमार को ऐश्वर्या का एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि ऑलवेज कम होम टू विजिट गेम पहले ही लॉन्च हो चुका है। उसने भौहें चढ़ाईं, ये दिलचस्प होता जा रहा है। एक दिल दहला देने वाला मिनी गेम रिलीज हुए बहुत समय हो गया है, खिलाड़ी ज़रूर इसका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने वेबो खोला और गेम की आधिकारिक घोषणा पोस्ट देखी। प्रिय खिलाड़ियों, सभी को नमस्कार। हमारी कंपनी एक नया गेम रिलीज़ कर रही है और मुझे लगता है कि सभी इसका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। हम आपके लिए ये गेम ऑलवेज कम होम टू विजिट पेश करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। नौवीं कंपनी आपके साथ है, हम हमेशा गेम बनाने के लिए समर्पित हैं। TS। जब राजेश कुमार ने ये संदेश देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अगर ये लोग ये गेम खेलते हैं तो शायद वे खुश नहीं होंगे। उसने एक शरारती मुस्कान दिखाई, सभी की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह टिप्पणी अनुभाग तक स्क्रॉल करता रहा। ऑलवेज कम होम टू विजिट, कितना प्यारा नाम, पारिवारिक नैतिकता वाला गेम लगता है। ये काफ़ी दिल को छू लेने वाला होना चाहिए, है ना? ये टिप्पणी देखकर राजेश कुमार ने सिर हिलाया और खुशी से कहा, आह, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही दिल को छू लेने वाला, ऐसा कि आपको रुला देगा। ये नाम देखकर घर जाने का बहुत मन करता है, लेकिन बदकिस्मती से मैं वापस नहीं जा सकता। अगर वापस जाना है तो वापस जाओ, तुम्हें क्या रोक रहा है? और वसंतोत्सव जल्द ही आ रहा है, एक और छुट्टी के साथ। कॉर्पोरेट गुलाम होने का दर्द तुम नहीं समझोगे। कोई छुट्टी ही नहीं है, पक्के 007। वसंतोत्सव की तो बात ही मत करो। कानूनन 7 दिन की छुट्टी का नियम है, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही मिलते हैं। ये 7 दिन पहले से ही मुआवजे वाली छुट्टियां हैं और न सिर्फ हमें ये मिलती ही नहीं, लेकिन जब मेकअप की छुट्टियों का समय आता है तो हमें भी कम नहीं मिलता है। तब तो आप लोग वाकई बहुत दुखी हैं। ईमानदारी से कहूँ तो अगर आप इस छुट्टी का खर्च नहीं उठा सकते तो इसे मत लीजिए। इस प्रतिपूरक अवकाश का क्या मतलब है? ये तो घिनौना है। 7 दिन की छुट्टी, 7 दिन काम। राजेश कुमार ने यहाँ मेज पर थपथपाया और गहरी सोच में पड़ गए। यहाँ की प्रतिपूरक छुट्टी भी इतनी निराशाजनक है, लेकिन फिर यहाँ के लोग आमतौर पर वहाँ से ज़्यादा मेहनत करते हैं जैसी उम्मीद थी। हालांकि उनकी कंपनी के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। उन सभी को स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए 1 महीने की छुट्टी मिलती है, ऐसी छुट्टी जहां वे बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और ऐश्वर्या को एक वीवी संदेश भेजा। स्प्रिंग फेस्टिवल जल्द ही आ रहा है। इसके अलावा छुट्टियों के लिए हम राष्ट्रीय विनियमन तिथियों का पालन नहीं करेंगे। सभी कर्मचारियों को सीधे 1 महीने का सवेतन अवकाश मिलता है। दूसरी तरफ से रोहन अलॉग बॉक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, ठीक है बॉस, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। पिछली घटनाओं के बाद ऐश्वर्या को अब राजेश कुमार की बातों पर कोई शक नहीं रहा। जब तक उनका आदेश है वे उसका पालन जरूर करेंगे। आखिरकार बॉस का मुख्य काम खैर एक वैध कंपनी चलाना है, इसलिए वे जो चाहें कर सकते हैं। दूसरी तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद राजेश कुमार ने भी रोहन अलॉग बॉक्स बंद कर दिया। वे वीबो पर स्क्रॉल करते रहे, सभी की टिप्पणियों का आनंद लेते रहे, ये देखने के लिए कि क्या कुछ और दिलचस्प है। स्क्रॉल करते हुए उनका हाथ रुक गया और वे जोर से हंस पड़े। उफ, उन्होंने अपना सिर हिलाया। ये लोग वाकई प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल अद्भुत। उन्होंने जो टिप्पणी खोली थी उसमें लिखा था, हे भगवान, इस गेम की मुझे किसने सिफारिश की? ये वाकई बहुत ही मार्मिक है। मैं उनके पूरे परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कहीं भी जाएं, आप हमेशा घर लौट सकते हैं। यह एक सच्चा और गर्मजोशी भरा पारिवारिक ड्रामा है। ये बहुत ही मार्मिक है, मैं सभी को इसे खेलने की पुरजोर सलाह देता हूँ। ऊपर वाला व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, ये बहुत ही मार्मिक है। मैं, एक बड़ा आदमी, आधी रात को कंबल के नीचे रोया और अपने रूममेट्स को जगा दिया। तुम लोगों में कुछ तो बात है। राजेश कुमार कुछ देर तक वीबो पर स्क्रॉल करते रहे और थक गए। फिर उन्होंने टाइगर शार्क ऐप खोला। बेहतर होगा कि पहले वे कुछ लाइव स्ट्रीम देख लें, टेक्स्ट से विजुअल जैसा अनुभव नहीं मिलता। उन्होंने टुआंजी की लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया, जिसे उन्होंने फॉलो किया। वह व्यक्ति अभी भी किंग ऑफ ग्लोरी खेल रहा था। नीजी, कैसा रहेगा? इस लहर ने मुझे सीधे राजा बना दिया। किसने कहा कि मैं हमेशा के लिए रोहन अमोन रैंक में ही रह सकता हूँ, है ना? आगे बढ़ो और चिल्लाओ। हा, तुमने कहा था कि तुम इसी अकाउंट से जुड़े रहोगे। तुमने बीच में अकाउंट क्यों बदला? अगर तुम अकाउंट नहीं बदलते तो इसे आजमाओ। अगर लोगों के पास अकाउंट के लिए छोटी नोटबुक न होती, न कि लोगों के लिए, तो तुम अब तक जिंदा नहीं बचते। जितना चाहो शेख ही बघारो। अब किंग ऑफ ग्लोरी मत देखो, नया गेम ऑलवेज कम होम टू विजिट शुरू करो।
ऑलवेज कम होम टू विजिट, एक नया एथिक्स गेम, बहुत मज़ेदार है नीजी, इसे जल्दी से शुरू करो। तोवानजी ने चुनिंदा रूप से उन्हें अनदेखा कर दिया। उसने केवल बुलेट कमेंट्स देखे जो उसे नया गेम खेलने के लिए कह रहे थे। उसने चुनिंदा रूप से उन लोगों को अनदेखा कर दिया जो उसके बारे में बात कर रहे थे। ओह, एक नया गेम, तो मुझे इसे देखना होगा, उसने कहा। फिर वीवी गेम सेंटर खोला, गेम ढूंढा और सीधे डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। डाउनलोड अभी भी जारी था, इसलिए उसने पहले अपने दर्शकों से बातचीत की। उसने गेम का नाम देखा और थोड़ी देर उसका विश्लेषण किया। यह एक और नौवीं कंपनी का गेम है ना? ये गेम का नाम काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगता है यह मज़ेदार होगा, है ना? हाँ हाँ, बहुत मज़ेदार। हाँ हाँ, बहुत मज़ेदार। डॉट 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 डॉट। बुलेट कमेंट्स सहमति के स्वर थे। राजेश कुमार इन बुलेट कमेंट्स को देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। ये लोग वाकई दिलचस्प थे। तुआनजी का गेम भी डाउनलोड हो चुका था। उसने गेम खोला और गेम शुरू करें पर क्लिक किया। उसने अपने सामने आर्ट स्टाइल को देखा, भौहें चढ़ाईं और असमंजस में बोला, क्या ये आई वाना एंड मारियो जैसा नहीं है? एक प्लेटफॉर्मर गेम, इसका ऑलवेज कम होम टू विजिट गेम के नाम से क्या लेना देना है? मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई संबंध ही नहीं है। नीजी, मुझे पता है तुम जल्दी में हो, लेकिन अभी जल्दी मत करो। बस पहले खेल लो, जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, खेलो और फिर बात करो। डॉट 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 डॉट। उन चंद खेलों से परेशान हुए दिनों को याद करते हुए उस पर एक मनोवैज्ञानिक साया सा छा गया। अपने सामने लाल कांटों को देखते हुए उसने आत्मविश्वास से कहा, जरा सामने लाल कांटों की इन लगातार पंक्तियों को देखो। क्या ये गंभीर हो सकता है? उद्धरण चिन्ह, ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो पहले इसे चारा डालते हैं। हाँ, एक बार कूदो, फिर पलटकर पीठ पीछे वार करो। यह कोई वैज्ञानिक बात नहीं है ना? यह इतनी आसानी से हो गया। वह एक पल के लिए शांत हुआ और बोला, यह हमें भ्रमित करने के लिए, हमारी सतर्कता कम करने के लिए हो रहा होगा। यकीन मत करो, लेकिन मैं तो इतना चालाक हूं, मैं उनकी चालों में कैसे फंस सकता हूं? उसने छोटे से पात्र को दूसरे लाल स्पाइक की ओर मोड़ा और रुक गया। अपने पहले प्रयास की नकल करते हुए वह एक बार कूदा, फिर वापस आया। चलो पहले उन्हें फुसलाकर बाहर निकालते हैं ताकि यह स्पाइक नीचे से आकर हमारी पीठ में छुरा घोंप न सके। उसने उलझन भरी आवाज निकाली। क्या हो रहा है? क्या कोई जाल नहीं है? उसे थोड़ा शक होने लगा। वह धीरे धीरे हिलने और कूदने लगा। उसने स्पाइक्स की दूसरी पंक्ति को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया। मुझे नहीं लगता कि यह खेल इतना आसान होगा। ये पैटर्न बिल्कुल आई वॉन्ट टू बी द गाय जैसा है। मुझे विश्वास नहीं होता। तीसरे वाले को कोई समस्या होनी चाहिए, है ना? उसने निष्कर्ष निकाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई समस्या होनी चाहिए। नीजी, कृपया अपना मज़ेदार प्रदर्शन शुरू करें। चलते रहो, तुम्हें खेलते देखना वाकई दिलचस्प है। अनिश्चित, तुवानजी ने उसे फिर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह एक बार फिर आसानी से निकल गया। वह थोड़ा हैरान हुआ और उस छोटे से किरदार को बेकाबू होकर दौड़ने दिया। लगातार कई छलांगों के बाद वह बहक गया। बस इतना ही, ये खेल इतना बढ़िया नहीं है। क्या मैं इसे आसानी से नहीं कूद गया? इसमें इतनी मुश्किल क्या है? इस खेल में तो हेल्थ बार भी नहीं है। क्या ये बस यूं ही खेल नहीं है? 666, जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, सचमुच घमंडी। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने रक्तचाप का ध्यान रखना। चलो बस तेज़ी से चलते हैं, बेतरतीब ढंग से कूदते हैं और सीधे इससे पार हो जाते हैं। चलते हुए उसने सामने एक लाल रस्सी देखी जिस पर एक लाल आकृति लटकी हुई थी। उसने उलझन भरी नज़रों से देखा। ऊपर वह चीज़ क्या है? ये बाद में नीचे तो नहीं गिरेगी? उसने आगे बढ़ते हुए ये कहा। जब वह उस छोटी सी लाल आकृति के नीचे पहुंचा तो सहज ही वापस कूद गया। आकृति सचमुच नीचे गिर गई। अगर वह अभी भी नीचे होता तो उसे सीधा चोट लगती और वह तुरंत गिर जाता। नीजिस, देखा, यही तो हुनर है, बारीकी पर ध्यान है। आगे बढ़ते हुए वह खुशी से झूम उठा। पहले तो वह उस छोटी लाल आकृति के ऊपर से कूदना चाहता था, लेकिन तभी उसे अचानक मारियो की याद आ गई, जहां मशरूम को कुचला जा सकता है। वह थोड़ा उत्सुक था कि क्या यहाँ भी यह काम करेगा। वह एक कदम आगे बढ़ा और कूद गया। क्या मैं इस चीज़ को कुचल सकता हूँ? उसने छोटे लाल के सिर पर कुचला और ज़ियाओ होंग तुरंत क्रोधित हो गई। उसने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। आउच, इस छोटी सी चीज़ ने तो मुझे भी लात मारी। लेकिन हम कौन हैं? हम झुक सकते हैं और खींच सकते हैं। चूंकि मैं इसे कुचल नहीं सकता, तो चलो इसके ऊपर से कूद जाते हैं। उसने ये कहा और सामने वाली छोटी लाल आकृति के ऊपर से छलांग लगा दी। नीचे का दृश्य उसे और भी डरा गया। सामने 5 या 6 छोटी लाल आकृतियां लटकी हुई थीं। हे भगवान, ये डिज़ाइनर वास्तव में अमानवीय है। वे इस तरह का स्तर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? उसने आगे दौड़ते हुए शिकायत की। आओ आओ,
वह चिल्लाना बंद नहीं कर सका। जैसे ही वह गुजरने वाला था उसने राहत की सांस ली, और यह राहत की यही सांस थी जिसने उसे दुनिया की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव कराया। वह छोटी लाल आकृति सीधे ऊपर से नीचे आ गिरी। ये ठीक उसके सामने आ गिरी। धप, छोटी लाल आकृति ने उसे लात मारी। इसने उसे आगे वाली छोटी लाल आकृति के ठीक सामने लात मारी। आउच! और सामने वाली छोटी लाल आकृति ने कोई दया नहीं दिखाए, उसे दूर धकेलती रही। आउच! लेकिन इस बार उस छोटी लाल आकृति ने उसे पिछली बार से अलग कोण पर लात मारी। उसने उसे सीधे पिछली लाल कील पर लात मारी। फिर उसने एक और उड़ान यात्रा शुरू की। आओ, आओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बस करो अब। अपनी चीखों की एक लहर के बाद वह आखिरकार रुक गया। हे भगवान, मैं अब कहाँ हूँ? नहीं, मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। वह एक हरे रास्ते पर भावशून्य सा खड़ा रहा, पूरी तरह से भ्रमित। उसे उन छोटी लाल आकृतियों ने बेहोश कर दिया था। बहुत अच्छी खबर, उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई। नीज़ेड के भाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कृपया इसे जारी रखें। मुझे आश्चर्य है कि किसने कहा कि यह अभी एक गर्म खेल था। अच्छी खबर, आप इस खेल में नहीं मर सकते। बुरी खबर, आप इस खेल में नहीं मर सकते। नीजिस, चिंता मत करो, मेरी अगली चाल देखो। वह पीले पात्र को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा, पिछले अनुभव से सीख लेते हुए। इस बार वह छोटी लाल आकृतियों के समूह के सामने रुका। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस बार मैं एक ही बार में पार हो जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका हाथ कांप उठा। वह सीधे उस छोटी लाल आकृति पर कूद पड़ा। उसे फिर से दूर फेंका गया। आउच! हे भगवान! वह कुछ देर रुका, जीवन के बारे में सोचा और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे लगा जैसे छोटी लाल आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चलो, चलते रहो, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह, ये तो बस एक छोटी लाल आकृति है, मैं इन्हें मिनटों में हरा दूंगा। वह लगातार कूदता रहा, 3 छोटी लाल आकृतियों को सफलतापूर्वक चकमा देता रहा। जब वह चौथी छोटी लाल आकृति तक पहुंचा, तब भी वह उसके राक्षसी पैर से बच नहीं सका। उसे फिर से दूर फेंका गया। वह रुका, आह भरी और बोला, आखिरकार मुझे समझ आया कि इस खेल का नाम हमेशा घर जाओ और देखो क्यों है। तुम सच में घर जाओ और देखो। चाहे तुम कितनी भी दूर जाओ, तुम्हें घर जाकर देखना ही होगा। ये वाकई अद्भुत है। डिज़ाइनर की कल्पना बेजोड़ है। क्या यहाँ कोई इस कंपनी में काम कर रहा है? कृपया मेरी तरफ से उससे नमस्ते कहो। ये कहकर वह फिर से चल पड़ा। कई पिछली कोशिशों के बाद इस बार वह आखिरकार सफल हो गया। पास होने के बाद वह फिर से खुश होने लगा। नीजिस, कैसा रहा? यह मुश्किल नहीं है, कोई भी जिसके हाथ हो वह इसे कर सकता है। छोटी सी समस्या है, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। उसके मुंह पर तमाचा पड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग मेरी भलाई की कामना ही नहीं कर सकते। लगता है अब खुद को साबित करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें ऐसी चालें दिखाऊंगा कि तुम अंधे हो जाओगे। वह आगे बढ़ता रहा, खेल का पैटर्न जानते हुए उसे अब लाल कांटों की परवाह नहीं थी। शायद डिज़ाइनर का मन बदल गया था, क्योंकि रोहन उन लाल कांटों को मनमाने ढंग से पीठ में छुरा घोंपने नहीं देता था। वह आसानी से उनके ऊपर से कूद गया। कुछ देर बिना किसी घटना के चलने के बाद वह अचानक रुका और आगे के रास्ते को देखते हुए बोला, आगे का रास्ता थोड़ा अजीब है। अब तक हम जिन रास्तों पर चले हैं, उन पर लाल रंग का छोटा आदमी आमतौर पर ऊपर लटका रहता है। ये लाल रंग का छोटा आदमी नीचे क्यों लटका है? उसकी आवाज़ गहरी उलझन और घबराहट से भरी थी। उसे लग रहा था कि यह डिज़ाइन इतना आसान नहीं है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। वह बस कदम बढ़ाकर आगे बढ़ सकता था। जब वह उस जगह पहुंचा, तो लाल रंग का छोटा आदमी रस्सी से गिर गया। नीचे लाल रंग के कांटों की एक लंबी कतार थी, जो पूरी स्क्रीन पर फैली हुई थी। पीले रंग का छोटा आदमी कांटों पर गिरने के बाद वह एक विशाल लाल, बड़े मुंह वाले राक्षस में बदल गया। उसने अपना मुंह चौड़ा करके खोला, उसके ऊपरी और निचले दांत शार्क की तरह किटकिटा रहे थे। उसे देखकर तुवानजी थोड़ा डर गया। भाइयों, चलो यहाँ से निकलते हैं, ये चीज़ बहुत डरावनी लग रही है। ये कहकर वह जल्दी से आगे बढ़ा। वह बहुत तेज चला और ध्यान दिए बिना सीढ़ी पर कूदने से चूक गया और सीधे लाल कांटों की उस कतार पर गिर पड़ा। लाल कांटों ने उसे एक बार फिर से उछाल दिया। धप टिल्ड धप टिल्ड धप टिल्ड। वह बार बार शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया और फिर से। इस क्षण एक वाक्य हवा में गूंज उठा, ये खेल मुश्किल नहीं है ना? क्या ये बस एक सामान्य खेल नहीं है? ताली ताली ताली। चेहरों पर थप्पड़ मारने की आवाज़ सीटी बजाती हुई गुजरी। नीजी का शानदार चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला दृश्य वाकई मनोरंजक। कृपया इसे कुछ और बार करें। ये खेल बहुत सरल है। नीजी ने इसे केवल 1 अरब बार खेला है, बस। नीजी, कोई बड़ी बात नहीं छोटे आलू। तोवानजी ने परवाह न करने का नाटक करते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बात है।
बस अक्सर घर आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो खेलते रहते हैं। वह पीले छोटे आदमी को नियंत्रित करता रहा, अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। डॉट 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 डॉट, थप टिल्ड थप टिल्ड थप टिल्ड, स्प्लैट हो। उसकी अकथनीय आवाजें अक्सर हवा में गूंजती रहीं। अनगिनत घर मुलाकातों के बाद वह आखिरकार एक बार फिर लाल बड़े बॉस के सामने पहुंचा। वह बड़बड़ाया, मालिक, मेरे दोस्त, हमें कोई शिकायत या दुर्भावना नहीं है। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। बोलते हुए वह आगे की ओर कूदता रहा। पिछले अनुभव के साथ इस बार वह सीधा कूद गया। जिस क्षण उसने मंच पर कदम रखा, अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। लाल शार्क बॉस ने अपना बड़ा मुंह खोला, क्रंच क्रंच की आवाजें निकालीं। केवल 2 या 3 निवालों में उसने उस मंच को खा लिया जिस पर वह खड़ा था, और उसे सीधे बॉस ने निगल लिया। यह कोई निष्पक्ष खेल नहीं है। ये बॉस सब कुछ क्यों खा जाता है? क्या ये सब खाना घिनौना नहीं लगता? बुरा होना ही असली पाप है। नीजी, यहाँ बात करने के बजाय अपने कौशल का और अभ्यास क्यों नहीं करते? सिर्फ बातें और अभ्यास न करना बस दिखावा है। चिंता मत करो, देखते हैं आगे क्या होता है। हो, उसने असमंजस की आवाज निकाली। एक सेव पॉइंट है, यह अच्छा है। कम से कम डिजाइनर में थोड़ा विवेक तो है। थोड़ा विवेक, पर ज्यादा नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस पुनरुद्धार के बाद उसे अब कई लाल छोटे आदमियों वाले चौकोर ढांचे में नहीं चलना पड़ा। इस बार वह प्लेटफॉर्म पर कूद गया और बिना रुके तेजी से आगे निकल गया। वह आगे दौड़ा। धिक्कार है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ये गेम डिजाइनर बहुत अन्यायी है। उसने अपनी स्क्रीन पर देखा। पीछे से एक बॉस उसका पीछा कर रहा था, और आगे के रास्ते पर लगभग 6-7 लाल छोटे आदमी लटके हुए थे। आगे अंत नजर नहीं आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि आगे लाल रंग के छोटे आदमियों की भी कोई कमी नहीं होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तोवानजी गालियां दे रहा था। तोवानजी भागते हुए बोला, तुम्हें चिढ़ाऊं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, है ना? मेरी आकर्षक चालों के साथ क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना? मुझे नहीं पकड़ सकते, मुझे नहीं पकड़ सकते। बेसिक ऑपरेशन, इसकी परवाह मत करो। डॉट 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 डॉट, मैं जोन में पहुंच रहा हूं। उसके बोलते ही वह एक लाल कील पर गिर पड़ा, और बॉस उसके पीछे पीछे उसे एक ही घूंट में निगल गया। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा कि लगभग पिन गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। भाइयों, यह एक गलती थी। क्या हम आगे बढ़ें? मैं लापरवाह था, मैंने चकमा नहीं दिया। मेरी अगली चाल देखो। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद वह उस जगह पहुंच गया जहां उसकी अभी अभी मौत हुई थी। इस बार हमें पहले से ही पता है कि कहाँ मुश्किल है। अगली बार हम जरूर पास होंगे, ठीक है? हाँ, यही है। पहले एक बड़ी छलांग, फिर एक छोटी छलांग। डॉट 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 डॉट। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। रोहन फिर से उसी जगह पर आ गया। बॉस ने पीछे से उसे पकड़ लिया। रोहन ने और कुछ नहीं समझाया, सीधे अगला प्रयास शुरू कर दिया। मैं एक चाल आजमाऊंगा। ये फिर से वही जगह है। पहले एक छोटी छलांग, फिर एक लंबी छलांग। डॉट 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 डॉट। सन्नाटा ही सब कुछ था। उसने फिर से शुरू किया। भाइयों, मेरा विश्वास करो, मेरे पास पहले से ही एक योजना है। इस बार मैं इसे जरूर कर सकता हूँ। तुम्हें भरोसा है? साले, तुम बहुत चालाक हो। काश तुमने शराब पीने से पहले मूंगफली खा ली होती तो तुम ऐसी बातें नहीं कह रहे होते। सच में, भरोसा करो भाइयों, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं पहले ही समझ गया हूं कि कैसे कूदना है। बोलते हुए उसने कहा। वह उस जगह से कूद गया जहां से वह कई बार मरा था। भाइयों, समझ रहे हो, मैं वहां से गुजर गया। बोलते बोलते ही अगले ही पल वह एक लाल कील पर कूद गया। पिछली बार मैं उस जगह से गुजर चुका हूं जहां मैं सबसे ज्यादा बार मरा था। इस बार मैं उसे सीधे पार कर जाऊंगा, एक ही बार में। क्रंच टिल्ड, रोहन ने बोलना पूरा होने से पहले ही कहा। इस बार मैं पिछली बार से एक ही बार में ज्यादा आगे जाऊंगा। क्रंच टिल्ड डॉट 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 डॉट। माफ करना, मैं अब और नहीं बोलूंगा। मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। क्रंच टिल्ड डॉट 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 डॉट। छोड़ो, मेरा माइक म्यूट करना बेकार है। भाइयों, चलो बातें करते रहें। मुझे लगता है कि इस बार मैं पिछली बार से जरूर आगे जाऊंगा। शुरू करते हैं। टिल्ड क्रंच टिल्ड डॉट 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 डॉट। क्या यह मुझे रोक सकता है? जारी रखें। धीरे धीरे उसकी आवाज चिड़चिड़ी होती गई। कीबोर्ड का स्पेस बार उसके दबाने से घिस गया था। क्रंच टिल्ड डॉट 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 डॉट। फफ्ट। राजेश कुमार ने उसकी बार बार की कोशिशों को देखा और जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। ये खेल दूसरों को खेलते हुए देखने में और भी दिलचस्प है। खेलने की क्षमता कम, देखने की क्षमता बहुत ज्यादा। तभी थप 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 बाहर से दस्तक की आवाज आई। राजेश कुमार की आंखों में शक की एक झलक दिखाई दी। कौन हो सकता है? बहुत कम लोग जानते थे कि वह यहाँ रहता है।
फिर भी उसने अपना फ़ोन नीचे रखा और दरवाजे की तरफ चल दिया। उसने झांक कर देखा तो 2 लोग उसके दरवाजे पर खड़े थे। वो दोनों क्यों थे? वे यहाँ क्या कर रहे थे? और उन्हें उसका पता कैसे पता था? उसने उत्सुकता से सोचा, अपने दाहिने हाथ से दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। लू लाओ, तुम यहाँ क्यों हो? राजेश कुमार ने हैरानी से पूछा। राजेश कुमार शियाओयू, बहुत समय हो गया मिलते हुए। पिछली बार मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई परेशानी नहीं हुई। चलो यहाँ खड़े होकर बातें नहीं करते, अंदर आ जाओ। राजेश कुमार ने उनसे दुआ सलाम की और उन्हें अंदर बुला लिया। लू लाओ सोफे पर बैठ गया, जबकि दूसरा व्यक्ति उसके ठीक पीछे खड़ा था, मानो अंगरक्षक हो। तभी राजेश कुमार को एहसास हुआ कि रोहन खुद चाय नहीं पीता और उसने कभी बनाई भी नहीं थी। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, पहले बैठ जाओ। घर पर चाय नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं। लू लाओ ने हाथ हिलाकर विनम्रता से मना कर दिया। राजेश कुमार ने उसकी बात नहीं सुनी। वह रसोई के वाटर हीटर के पास गया और 2 कप पानी ले आया। उसने 2 प्लेटें लीं। अपने सिस्टम स्पेस से उसने आम, सेब और ड्रैगन फ्रूट निकाले जो उसने निकाले थे। सेब सीधे प्लेट में रख दिया गया। ड्रैगन फ्रूट और आम को थोड़ा सा काटा गया था और कुछ टूथपिक उसमें गड़ा दी गई थीं। उसने उन्हें एक बड़ी प्लेट में रखा और बाहर ले गया। अरे, आमतौर पर घर पर कोई नहीं आता, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। प्लीज़, इसी से काम चला लीजिए। राजेश कुमार ने माफ़ी मांगते हुए सिर खुजलाया। ये तो पहले से ही बहुत अच्छा है। परेशान मत होइए, जल्दी से बैठ जाए। राजेश कुमार शियाओयू, आप वाकई युवा और होनहार हैं। आपके पास बेहतरीन मेडिकल स्किल्स हैं और आप अपने दम पर इतना बड़ा उद्यम खड़ा कर सकते हैं। लू लाओ ने राजेश कुमार की तारीफ की। राजेश कुमार भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और विनम्रता से बोला, ये सब तो किस्मत है, किस्मत। क्या इस बार आप किसी काम से आए हैं? लू लाओ ने छड़ी को हाथ में पकड़ा और माफ़ी मांगते हुए बोला, राजेश कुमार शियाओयू, क्या आपके पास वो दवा अभी भी है जो आपने मुझे पिछली बार दी थी? राजेश कुमार हक्का बक्का रह गया। उसे तो उन गोलियों में से एक खाकर ठीक हो जाना चाहिए था, है ना? शायद उसे दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं थी। लू लाओ ने उसकी झिझक देखी और कहा, दोस्त, मुझे पता है कि तुम्हारी दवा अनमोल है, लेकिन मेरा एक बहुत ही करीबी साथी है जिसे कुछ चोटें आई हैं। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पता करने के लिए कि तुम्हारे पास कोई है या नहीं। चिंता मत करो, मैं इसे ऊंची कीमत पर खरीद सकता हूँ, मैं तुम्हें हरगिज़ नुकसान नहीं होने दूंगा। साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसका अंदाज़ा गलत नहीं था, इस व्यक्ति की पहचान आसान नहीं थी। राजेश कुमार ने अपने सिस्टम के पॉइंट बैलेंस पर नज़र डाली। मौजूदा पॉइंट 1.5 मिलियन। ये काफ़ी था, इसलिए उसे गोली देना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे चुप देखकर लू लाओ को लगा कि उसे कुछ दिक्कत हो रही है। उसने जेब से एक कार्ड निकाला, राजेश कुमार के सामने रखा और धीरे से कहा, राजेश कुमार शियाओयू, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ऐसा मानो जैसे मैंने कुछ कहा ही न हो। फिर भी मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। इस कार्ड में 10 लाख हैं। पिछली बार तुमने मुझे बचाया था, उसके लिए यह मेरी कृतज्ञता है। राजेश कुमार मुस्कुराया और कार्ड लेते हुए माफ़ी मांगते हुए बोला, लू लाओ, तुम बहुत विनम्र हो। बस आ जाओ, पैसे क्यों लाए हो? तुम बहुत विनम्र हो, अगली बार खाली हाथ आना। विनम्रता दिखाते हुए उसने बैंक कार्ड अपनी जेब में रख लिया। तुम्हारा साथी बीमार है, इसलिए मुझे तुम्हें ये दवा ज़रूर देनी होगी। आखिरकार सेना और जनता एक ही परिवार हैं। तुम ही हो जो हमारे लिए भारी बोझ उठाते हो, इसलिए हमारे पास शांति और सुकून है। तुम्हारी मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेने कमरे में जाता हूँ। लू लाओ ने सिर हिलाया और कृतज्ञता से कहा, तुम्हारी परेशानी के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। इतना कहकर राजेश कुमार मुड़ा और ऊपर चला गया। लू लाओ सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने सामने रखे फल को उठाया और 2 निवाले खाए। उसकी नज़र अचानक सोफे की दरार में पड़े एक कागज़ पर पड़ी। कागज़ पर कुछ जाने पहचाने सूत्र लिखे हुए लग रहे थे। उसने कागज़ उठाया, उसे हाथ में लिया और उसकी आंखों में गहरा सदमा दौड़ गया। ये है, तो यह इस तरह से किया जा सकता है। इतने बड़े प्रलोभन में वह खुद को रोक नहीं सका, अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से एक तस्वीर खींच ली। फिर उसने कागज़ को वापस वहीं रख दिया जहां वह था। तभी राजेश कुमार नीचे आए। उनके हाथ में एक छोटी सी सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल थी। उन्होंने बोतल मेज़ पर रखते हुए कहा, लू लाओ, आपको जो दवा चाहिए थी वो मिल गई। शुक्रिया राजेश कुमार शियाओयू। लू लाओ ने एक बार फिर आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी जेब से एक और कार्ड निकाला, मेज़ पर रखा और कहा, राजेश कुमार शियाओयू, आपकी दवा खरीदने के लिए यहाँ 15 लाख रुपये हैं। बहुत विनम्र, बहुत विनम्र। राजेश कुमार ने बैंक कार्ड जेब में डालते हुए विनम्रता से कहा। तो अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा राजेश कुमार शियाओयू, आप अपना काम जारी रखें। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अगली बार फिर से आना, आपका स्वागत है।
ऐसा ही कुछ, कृपया इसे और अधिक बार होने दें। लू लाओ को बाहर देखकर उसने हुआ लाइव स्ट्रीमिंग ऐप फिर से खोला। तो वानजी अभी भी बॉस लेवल पर अटका हुआ था और उसे पार नहीं कर पाया था। अरे, ये कैसा टूटा हुआ लेवल है। मैं लगभग 1 घंटे से यहाँ अटका हुआ हूँ और अभी तक इसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा हूँ। MDJZ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। एक और कोशिश, अगर मैं इसे पार नहीं कर पाया तो मैं गेम डिलीट कर दूंगा। हा, नीजी फिर से हार मान रहा है। लगता नहीं वो कर पाएगा, बिल्कुल असली मर्द की तरह नहीं। अभी भी याद है नीजी ने क्या कहा था, ये गेम बहुत दिल को छू लेने वाला लग रहा है। नीजेड के क्लासिक कथन, ये गेम मुश्किल नहीं लग रहा। ये गेम बहुत आसान है ना? ये गेम तो हर किसी के लिए है जिसके पास हाथ हो, है ना? हाँ, यहीं जहाँ मैं कई बार मरा था। कूदो कूदो। पास हो गया। क्या ये हो सकता है कि अच्छी किस्मत आ गई हो? वह तुरंत ऊर्जावान हो गया, अब पहले जैसा उदास नहीं रहा और गंभीरता से खेलने लगा। बॉस को पीछे छोड़ते हुए वह आगे दौड़ता रहा। मुझे पता था मैं अपने हुनर से कैसे पास नहीं हो सकता। उसके बोलते ही डिंग टिल्ड, बिना ध्यान दिए रोहन लाल कांटों की एक कतार से टकरा गया। क्रैक टिल्ड, उसका पीछा कर रहे बॉस ने उसे एक ही बार में पूरा निगल लिया। टुआनजी अब खुद पर काबू नहीं रख पाया, उसका हाव भाव पूरी तरह से फेल हो गया। क्लैटर क्लैटर, उसने बाएं हाथ से कीबोर्ड पटक दिया और दाएं हाथ से माउस फेंक दिया और गुस्से से बोला, खेलने का क्या मतलब है, मैं अब और नहीं खेलूंगा। इतना कहने के बाद गुस्से में आकर उसने गेम को कंप्यूटर से रिसाइकल बिन में डाल दिया। हा, आखिर में नीजी ने फिर भी अपना सिर झुका लिया। हा, कुछ और करो। नीजी, तुम एक तकनीकी स्ट्रीमर के तौर पर ठीक नहीं हो, एक हास्यपूर्ण स्ट्रीमर होना ही काफ़ी है। 6, उसने फिर से किंग ऑफ ग्लोरी खोला और अपने नए अकाउंट में लॉग इन किया। भाइयों, चलो मुझे किंग ऑफ ग्लोरी खेलते हुए देखते हैं। उसके मुकाबले ये गेम काफ़ी दोस्ताना है। राजेश कुमार की यहाँ रुचि खत्म हो गई। वह पिछले जन्म में काफ़ी देर तक किंग ऑफ ग्लोरी खेल चुका था और उससे बहुत थक गया था। उसे आगे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने आराम करने के इरादे से अपना फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन तभी एक कॉल आई। कॉलर आईडी ऐश्वर्या। वह तुरंत चौंक गया। क्या हो सकता है कि उसकी वैध सुरक्षा कंपनी तैयार हो? तो क्या उसके थोड़े से पैसे भी तैयार नहीं होंगे? उत्साहित मन और कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया।